आज हम लोग वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। तो जैसा हमारा पहला अभ्यास वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं का मतलब कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर संयुक्त रूप से लेकर के उसके समुच्चय को मिलाया जाए तो जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं के हम अगर गुणनखंड वृक्ष को लेकर अगर चलते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक क्या होती है, परिमेय संख्याएं। इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, जहाँ पे फिर परिमेय संख्याएं में हमें दो चीज मिलती है तो उसकी शाखाएं फिर बढ़ जाती हैं और हमें यहाँ पे मिलता है पूर्णांक और अपूर्णांक। जो पूर्णांक है वो भी परिमेय संख्या है और जो अपूर्णांक है वो भी परिमेय संख्या है। फिर हम बढ़ते हैं पूर्णांक के शाखा की तरफ और पूर्णांक में भी हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है हमें धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा चीज हमें जो मिलता है वो है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या मिलता है? ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक में भी हमारे उसकी जब शाखाएं यानी उसके वृक्ष जब बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दो चीज मिलती है। धनात्मक पूर्णांक में यहाँ पे देखिए एक होती है पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में हमें शून्य भी ले लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक इस तरह चल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक में हमारा पूर्ण संख्या भी इसे बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। अगर वही हम इसमें शून्य को पूर्णांक में से न लेकर केवल शून्य को अलग कर लें और यहाँ से शून्य को निकाल दिया जाए, अब यहाँ से यानी उसकी शाखाएं और बढ़ जाएंगी। यहीं पर ये धनात्मक पूर्णांक को शून्य को यहाँ न लेकर के यहाँ पे हम लोग धनात्मक पूर्णांक में ऐसे ले लें 1, 2, 3, 4, इसको आगे तक ले लें। और अगर उसी में शून्य को भी लेते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। लेकिन पूर्ण संख्या से अगर हम लोग शून्य को बाहर कर दें तो इधर की जो अंक बनेगी वो क्या मिलेगी हमें? प्राकृतिक संख्या। क्या मिलेगी? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में क्या मिलती है हमें? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक एक जोड़ते जाते हैं, उसके आगे बढ़ते जाते हैं। वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक में हमें क्या मिलता है? जैसे यहाँ पे हमें -1 है, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे -2, -3, -4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है? 1, 2, जो कि हम यहाँ लिख के बता चुके हैं। धनात्मक पूर्णांक में हमारा 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्लस के रूप में होता है। अगर शून्य को भी उसमें ले लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। और पूर्ण संख्या से अगर शून्य को निकाल देते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या, जो इधर की अंक बचती है वो प्राकृतिक संख्या हो जाती है और ये शून्य अलग हो जाता है। इस तरह से हमने जान लिया कि वास्तविक संख्याओं का ये गुणनखंड वृक्ष है। और अब हम जान लें कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। भाज्य संख्याएं का मतलब ऐसी संख्या जिसका स्वयं एक और इसके अतिरिक्त और गुणनखंड हो। स्वयं का गुणनखंड हो, एक का भी हो और उसके अलावा भी उसके अगर गुणनखंड हो तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या जिसका स्वयं और एक के अलावा और कोई गुणनखंड न हो तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हम यहाँ पे देख लें, मान लीजिए हमें कोई संख्या ये 4 है, तो 4 का अगर हम लोग खंड करेंगे तो मिलेगा 2 × 2
गुणे 1 लिख सकते हैं। और यही अगर अभाज्य संख्या मान लीजिए हम लोग 3 लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 1। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 हमारा केवल 3 से कट रहा है और 1 से, यानी कि स्वयं और 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 से तो कटेगा ही, लेकिन 2 और 1 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब कि स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, इसके अलावा भी उसके गुणनखंड हो गए, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। और केवल 1 और स्वयं से कट रहा है तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग जान ले सम संख्या। सम संख्या क्या है? सम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो केवल 2 से विभाजित होता है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब जान ले कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग जान चुके हैं। और परिमेय संख्या के लिए भी हम बता दें कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ पे अंश और हर हो, लेकिन हर का मान 0 न हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में न लिख सके, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 5 है, इस तरह की सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। हाँ, तो अब हम लोग अपनी प्रश्नावली 1.1 पर चलेंगे, वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.1 पे। जैसा कि पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमारे 4 प्रश्न हैं। 141 का निकालना है, 156 का, 3825 का, 5005 का और 7429 का। इसमें हम 2 सवाल करेंगे। इन दोनों सवालों को एक हम यहाँ इस तीसरे का निकाल देते हैं, एक 5वें का। इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 1 का जो है तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरे सवाल में है 3825। तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडन के रूप में इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से कटने के लिए क्या होता है कि पहले सम संख्या यहाँ पर रहता है, तभी 2 से कटता है। यहाँ पे सम संख्या नहीं है, तो उसके आगे हमारी जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याओं का हम क्रम लिख देते हैं। अभाज्य संख्या का जो क्रम है, किस तरह से हम लोग उसको काटते हैं अभाज्य संख्या के लिए। तो पहली हमारा अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, फिर उसके बाद होती है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद 37। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ये सब भी हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसी से क्रम से हम लोग चलेंगे। तो 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो 3 एकम 3 होगा, फिर यहाँ पे जाएगा 3 दूना 6, 22 हो जाएगा। हाँ, 3 से ये कट रहा है, 3 से काटेंगे। कटने का मतलब कि उसमें भाग देना, और जो भागफल आता है वह लिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, उतारेंगे 8, तो 3 दूना 6, बचेगा 2, तो उतारेंगे तो 22 हो जाएगा। 3 7 21, बचेगा 1, 3 बचेगा 15। अब हम लोग फिर देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से फिर कटेगा, 3 चौका 12, उतारेंगे 7, 3 दूना 6, बचेगा 1, 5, 3 बचेगा 15। फिर उसके बाद फिर 3 से काटेंगे। अगर जिसको नहीं ऐसा ऐसा काटे तो क्या करेगा, उसी तरह से भाग देते जाए और जितना भागफल आए वो लिखते जाए। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12। यहाँ पे देखिए फिर 5 नहीं कटेगा, इसका मतलब अब अगली अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 5। तब हम 5 के पास जाएंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 40, बचेगा कितना, 2, 5 बचे 25। फिर अब हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 एकम कितना हो गया, 5, बचेगा कितना, 3, 35 हो जाएगा, 5 सते 35। फिर अब किससे कटेगा, 17 से 1 हो जाएगा। जैसे ही कट के 1 हो जाता है, उसके आगे हम लोग रुक जाते हैं, वही उसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। तो यहाँ पे 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो हमारे 2 3 हैं, 3 गुणे 3, और हमारे 2 5 हैं, 5 गुणे 5 और गुणे 17। यही जो है इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल है वही आया है। एक सवाल हम और बता देते हैं इसी में का 5वां सवाल।
पांचवें सवाल को, ये है 7429। तो पहले देखिए 2 से अगर कटता है तो लास्ट में जो इकाई हो सम संख्या रहना चाहिए, क्योंकि ये सम नहीं है, विषम है। तो 3 से हम लोग देखेंगे, 3 दूना के 6, 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। क्यों 5 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होने। अब हम लोग 7 के पास जाएंगे और क्रमशः भाग देते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ये कट रहा है कि नहीं। तो 7 से ही देख लीजिए, 7 एकम कितना हो गया 7, उतारेंगे 4, भाग नहीं जाएगा 0, उतारेंगे 2, 7 छंग 42, लेकिन लास्ट में 9 आएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से ये 7 से भी नहीं कटेगा। तो अब हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, फिर देखेंगे कि 11 से कट रहा है कि नहीं। अब देखिए 11 से कटने के लिए देखिए भाग देंगे तो 11 छक्का 66 होगा, 66 और बचेगा कितना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 82 हो जाएगा, 11 से 77 होगा, फिर 11 से भी नहीं कटेगा। आगे जाते हैं 13 पे जाते हैं, 13 से भाग देकर देख लेते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हमको क्या करना होगा, क्रमशः यहाँ पे भाग दे करके देखते जाना होगा किससे कट रहा है, और उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 17 से भाग देंगे, इस तरह से भाग देकर देख लीजिए, भाग देकर देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 17 चौका कितना हो जाएगा 68, ये 68 हो गया, 14 से 8 गया 6, उतारे 2, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, अब 17 तो यह 51 हुआ, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 11 हो गया। अब क्या बचा 19। अभी भी देखिए 17 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर हम लोग 7 बार भी ले जाएंगे तो 7 सत्ते 49 होगा, हाँ कट गया, 17 से कट गया। तो 7 सत्ते 49 हो गया, और 7 एकम 7 और 7 4 कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब 17 से ये कट गया, 17 से काटा गया तो कितनी बार आया 437। अब क्या करेंगे, फिर 437 में कितने का भाग देंगे 17 का। तो 437 में फिर 17 का भाग दीजिए, 17 का भाग देंगे, 17 दूना के 34, और 13 में 4 जाएगा कितना होगा 9, और यहाँ पे कट गया, 17 से भी नहीं कटेगा। तो 17 से नहीं कटेगा तो आगे 19 से देखते हैं, क्योंकि अगला जो अभाज्य संख्या वो क्या है 19 है। 19 से हम लोग काटेंगे, 19 दूना कितना हो गया 38, 13 में से 8 जाएगा 5 होगा, और ये 19 किया कितना हो गया 57। इसका मतलब 57 से, यानी 19 से कट गया 19 बार में, यानी 19 से हम लोग काटा, कितना आया भागफल, भागफल हमारा आया 23। अब देखिए 23 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, 19 के बाद 23 आती है, इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी 23 से। तो अब 1 हो गया, जैसे ही 1 हो गया उसी पर रुक जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो 7429 है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गया 17 गुणे 19 गुणे कितना आया 23। अब इस भाग को हम मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आया 7429 का गुणनफल अभाज्य गुणनखंड आ गया, वो क्या आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आ गया। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड को निकाल लेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न दूसरे प्रश्न पे चलेंगे, और दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न 2 में हमें करना क्या है, पहले ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी तो पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके फिर हम लोग उसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। इसमें से हम एक सवाल कर देते हैं, मान लीजिए हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, किसका किसका 510 और 92 का। तो 510 के लिए पहले हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4 हो गया, बचा 1 11, 2 पचे 10 और बचा 1, फिर 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में अगर 5 है तो 5 से ही संख्या कटती है, तो यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25
और 5 एकम 5 होगा, 3 से भी कट जाएगा। अभी तो फिलहाल 3 से ही काट देते हैं, पहले छोटे अभाज्य संख्या से। तो 3 से कटेगा 3 बटा के 24 बचेगा 1, 3 बचे के 15। अब 5 से काटिए तो 5 एकम 5 हो गया, बचेगा 3, तो 5 सते 35। फिर अब 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, यानी कि 510 का जो हमारा भाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, वो आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसी तरह से हम लोग 92 का भी निकालेंगे, 92 का भी निकाल लें। 92 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 92 का खंड करेंगे, क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या 2 से कटेगी, 2 चौका 8, 2 छाके 12। काटने का मतलब भाग देना होता है, तो भाग देते जाइए, जो भागफल है उसको लिखते जाइए। 2 दूना के 4, 2 तिया के 6। फिर अब देखिए 23 अभाज्य संख्या आ गया, इसका मतलब 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, 23 से कम 23। तो 92 का जो खंड आया वो क्या आया, 92 का खंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 23, ये आ गया 92 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इसी अभाज्य गुणनखंड से क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्ग, तो उसमें करते क्या है, जिस खंड को लेते हैं उसका बड़ा बड़ा खंड लेते हैं। देखिए 2 का खंड यहाँ केवल 1 बार है, और यहाँ पे 2 का खंड कितनी बार है, 2 बार। तो इस खंड को लेकर के हम लोग इस खंड को लेंगे, यानी 2 गुणे 2 लेंगे। उसी के बाद देखिए 3 के खंड केवल यहाँ पे 1 है, यहाँ कोई बार नहीं, तो 1 बार खंड हम लोग लेंगे। उसी के बाद अगला अंक में चलेंगे 5 के लिए, 5 का केवल 1 खंड है और यहाँ पे कोई नहीं है, तो एक 5 ले लेंगे। उसी तरह से 17 का खंड लेंगे, 17 का भी एक ही खंड है इन दोनों में, उस 17 को ले लेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 23 का एक ही खंड है, उस 23 को ले लेंगे। इस तरह से सबका गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितना हो गया 60, गुणे 17 और गुणे 23। फिर गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 17 गुणा करिए, 0, 17 छक्का 102 और गुणे 23, 23 से गुणा करिए, 23 शून्य 0 हो जाएगा, 23 दूना 46, पूरा 46 लिख लीजिए, पूरा 46 लिखिए, और 23 एकम 23, 23 एकम 23, यानी 23,460। ये हमारा क्या आ गया, ये लसा आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों वैनिस्ट हो। यहाँ पे देखिए 1 2 ही ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, बाकी यहाँ पे ना तो 3 मिल रहा है, ना 5, ना 17, ना 23। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया केवल 2। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि यही 2 ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो एचसीएफ आ गया 2। अब हम लोग उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे, उत्तर की जांच, यानी प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इतना करके हम लोग अब जांच करेंगे। तो यही पे हम लोग जांच कर लेते हैं, यहीं पे, चलिए यहीं पे करते हैं, यहाँ पे जगह यहीं पे कर लेते हैं। प्रथम संख्या हमारी कितनी है, 510, और द्वितीय संख्या क्या है, 92 है, और हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 23,460, और एचसीएफ कितना आया है 2। दोनों तरफ गुणा करके देखेंगे तो बराबर आएगा, बराबर आ जाएगा तो हमारा उत्तर सही है। तो गुणा करिए यहाँ पे 510 और 92 का, हम यहाँ पे गुणा करके दिखा देते हैं आपको। 510 गुणे 92 तो हो जाएगा 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 शून्य 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, 2, 9, 5 1 6, 46,920। कितना आया, 46,920 यहाँ पे हमारा आया। और इधर गुणा करेंगे, देखिए 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना के 4। तो अब हमारा जो अंक है, देखिए इधर भी आ गया 46,920, इधर भी आ गया 46,920। तो इस तरह से हमारे उत्तर की जांच हो गई। इसी तरह से जो भी प्रश्न है इसमें, पहला वाला और तीसरा वाला एकदम ऐसे ही करना है। इसी तरह से सब लोग आगे के प्रश्नों को कर लेंगे, और आगे के जो भी प्रश्न हैं उसको हम आगे करेंगे।